नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा और सुपरहिट शो दंगल का। आज का दंगल हम देश के क्रांतिकारी फैसले को लेकर करने वाले हैं। भारत सरकार ने देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए न्यू एज एचआर पॉलिसी के तहत बहुत बड़ा फैसला लिया है। भारत की तीनों सेनाओं में अब अग्निपथ स्कीम के तहत भर्तियां की जाएंगी। 17.5 से 21 साल के नौजवानों को 4 साल की शुरुआती नौकरी पर रखा जाएगा। उन्हें दुनिया के बेस्ट मैचिंग फौज की उम्दा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम लोग करेंगे। ये खबर झारखंड की राजधानी रांची से सामने आ रही है, जहां पर उपद्रवियों की तस्वीर जारी की गई है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जिस तरह की तस्वीरें रांची से सामने आई थी, अब 18 तस्वीरें जारी की गई हैं रांची पुलिस की ओर से। और ये तस्वीरें देखिए, जिन उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था रांची में, एक एक करके चुन चुन कर उन तमाम उपद्रवियों के चेहरे गौर से देख लीजिए आप, क्योंकि इनके बारे में आपको देना है पुलिस को जानकारी। और इन्हीं की वजह से शाम के वक्त रांची जल उठी थी। राजधानी रांची जो अपनी शांति के लिए जानी जाती है, वो रांची जहां पर जमकर उत्पात इन उपद्रवियों की ओर से मचाया गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब रांची में भी एक्शन शुरू हो गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, किस तरह से बाकायदा एक एक करके उन तमाम उपद्रवियों की तस्वीरें जिन्होंने रांची में हिंसा फैलाई, रांची को जलाने की कोशिश की, जमकर पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की, देर तक तमाशा चलता रहा इनका। अब उनके चेहरे बेनकाब हुए हैं। सत्यजीत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यजीत, रांची पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की है, मकसद क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस की तर्ज पर क्या इनकी भी पहचान करे आम जनता और पुलिस को इसकी जानकारी दे? देखिए, बिल्कुल ये जानकारी जो है सार्वजनिक करने के लिए कहा गया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि राजभवन अब इस मुद्दे पे एक्शन में आ चुकी है। आपको जो है हम याद करा दें कि कल यानी सोमवार को राजभवन ने तलब किया था आला अधिकारियों को, एडीजी रैंक के अधिकारियों को, रांची के डीसी को, एसएसपी को, और कई सवाल सार्वजनिक तौर पे पूछे थे। संभवतः ये पहली बार हुआ होगा झारखंड गठन के बाद कि अधिकारियों से कोई सवाल पूछा जाए और वो पब्लिक डोमेन में आ जाए। ये पूछा गया था कि किस तरह की तैयारियां आपकी थी भीड़ को टैकल करने के लिए। इसके अलावा प्रोटेक्टिव गियर क्यों नहीं पहना था अधिकारियों ने, जिनको कई सारे लोगों को चोटें आई। इन तस्वीरों पर जरा रहते हैं। रांची पुलिस ने इन उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं, इनमें से कोई पकड़ में भी आया है या अभी ये कुल कितने लोग हैं जो पत्थरबाजी करते हुए तस्वीरों में कैद हुए थे और बाकायदा उनकी तस्वीरें जारी कर दी गई हैं? चित्रा, ये बातें तब हुई हैं जब राजभवन एक्शन में आया। राजभवन ने पूछा कि आपने अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, पब्लिक डोमेन में उसको बताएं, उसका लिस्ट जारी करें। साथ ही साथ वैसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे या जिनके ऊपर आपने एफआईआर किया है, नेम्ड एफआईआर किया है, उनके तस्वीरें चौक चौराहा पे जारी करें। तो पहली बार राजभवन के इंटरवेंशन के बाद ये पोस्टर जारी किया गया है और अब से थोड़ी देर में चौक चौराहों पे लगाया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये राजभवन की तरफ से रिटन इंस्ट्रक्शन था। उसे पूछा गया था पब्लिक डोमेन में पूछे। ठीक है सत्यजीत, आप ये कह रहे हैं कि दरअसल राजभवन के एक्शन में आने के बाद राज्यपाल ने जब 2 टूक सवाल पूछा तब जाकर पुलिस एक्शन में आई। उपद्रवियों की 18 तस्वीरें आपके सामने हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले रांची पुलिस को सूचित करें, क्योंकि यही है पत्थरबाज जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं रांची शहर को जलाने के। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। और अब आगे बढ़ते हुए आज के मुद्दे पर लौटते हैं। दंगल में जिस बात को लेकर चर्चा की जा रही है, आपको बताते चले, आकर्षक पैकेज वाला वेतन भत्ता अब दिया जाएगा उन युवाओं को जो 17 साल 6 महीने की उम्र पूरा कर लेंगे और वो सेना में भर्ती होने की रुचि रखते हैं। 4 साल के बाद 11,71,000 रुपए की राशि एक मुश्त उनको दी जाएगी। ये रिटायरमेंट प्लान उनका होगा। सरकार के इस क्रांतिकारी फैसले का ऐलान आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ मिलकर किया है। सरकार का ये फैसला कितना दूरदर्शी है और इससे देश से बेरोजगारी का बोझ कम करने में कितनी मदद मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही 1.5 साल के भीतर 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय की ओर से अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग और उत्तर प्रदेश में भी भर्तियों का ऐलान किया जाना, क्या बीजेपी की सरकार ने जंग का अगला मोर्चा बेरोजगारी के खिलाफ खोल दिया है, या विरोधियों के हिसाब से सरकार के ये ऐलान सिर्फ दिखावे के हैं? ऐसे तमाम मुद्दे और सवालों पर आज दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि ये अग्निपथ योजना क्या है और कैसे अब भारत का हर नौजवान बन सकता है
अग्निवीर। हिंदुस्तान की फौज का पराक्रम, हिंदुस्तान की सेना का शौर्य, हिंदुस्तान की आर्मी का दम, ये ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म का आकर्षण ही है कि देश का हर नौजवान इसके जज्बे का कायल है। और हिंदुस्तानी सेना की इसी शान को नौजवानों के दिल में बसाने के लिए मोदी सरकार ने क्रांतिकारी ऐलान किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप बनाएगी। सरकार ने हिंदुस्तान के सुरक्षा चक्र का जो नया अग्निपथ तैयार किया है, उसके मुताबिक बड़ी खबर यह है कि भारत की तीनों सेनाओं में नई नीति के हिसाब से भर्तियां होंगी। इसमें नौजवानों को 4 साल के लिए सेना की नौकरी पर रखा जाएगा। उसके बाद 25% नौजवानों को रेगुलर भर्ती में भी शामिल किया जाएगा। बड़ी बात यह भी है कि इस नीति के तहत भर्ती के लिए सिर्फ 17.5 साल से 21 साल के नौजवानों को ही मौका मिलेगा, लेकिन इस साल सिर्फ 46,000 भर्तियां ही होंगी। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिक्रूट्स के लिए लागू मिनिमम फिजिकल, मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अग्निवीरों को आर्मी में हर तरह से एसिमिलेट और इंटीग्रेट किया जाएगा। सरकार के ऐलान के मुताबिक सेनाओं में भर्ती की इस नई योजना से नई उम्र, नए हौसले से भरपूर नौजवानों को सुरक्षा की हर चुनौती से निपटने में दक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा नौजवानों को वर्ल्ड क्लास की आर्मी ट्रेनिंग मिलेगी, उनके लिए आकर्षक पैकेज का मासिक वेतन और जोखिम भत्ते मिलेंगे। 4 साल तक 48 लाख का जीवन बीमा मिलेगा और 4 साल बाद 11,71,000 रुपए की एक मुश्त सेवा निधि भी मिलेगी। हालांकि सेना भर्ती में इस क्रांतिकारी बदलाव को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठाए जाने लगे हैं। विरोधियों का यह भी कहना है कि 4 साल बाद सेना की नौकरी खत्म होने पर फिर देश में बेरोजगारों की असली फौज खड़ी हो सकती है। एक अच्छा सैनिक बनने में कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं। बहुत ही सुपर सोफिस्टिकेटेड हाईटेक इक्विपमेंट आ गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ऐसे में 6 महीने ट्रेनिंग के बाद में अगर आप समझते हैं कि वो इसको उस माफिक से इस्तेमाल कर सकेंगे जिसके माध्यम से लड़ाई जीती जा सकती है, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। ना ही उनमें वो तमन्ना होगी, ना ही उनमें वो काबिलियत होगी, ना ही वो देश की एकता और देश की अखंडता, देश की आबरू और देश की सॉवरेनिटी को उस प्रकार से जोश से संभाल सकेंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि दुनिया के कई देशों में हो रही सेना भर्तियों के बारीक अध्ययन के बाद भारत की फौज को हमेशा ऊर्जावान और फिट बनाए रखने के लिए ऐसी योजना बनाई गई है। बहुत सारे मंत्रालयों के द्वारा और कुछ राज्य सरकारों के द्वारा भी उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में जो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कारपोरेशंस होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे। वो यूथफुल सरकार की ओर से जारी बयान के हिसाब से 4 साल के दौरान जो वेतन मिलेगा उसका हिसाब कुछ इस तरह है कि पहले साल में 21,000 रुपए प्रति महीने का वेतन होगा। 9,000 रुपए हर महीने अग्निवीर कॉर्पस फंड में डाला जाएगा। इसी में सरकार 9,000 और अग्निवीर कॉर्पस फंड में डालेगी। इसी तरह दूसरे साल 23,100 रुपए महीने का वेतन होगा, उसी हिसाब से 9,900 रुपए कॉर्पस फंड में जाएगा। तीसरे साल 25,580 रुपए महीने की तनख्वाह और 10,950 रुपए कॉर्पस फंड में जाएगा। चौथे साल 28,000 रुपए महीने की तनख्वाह और 12,000 रुपए कॉर्पस फंड में जाएंगे। कॉर्पस फंड की यही राशि एक मुश्त करके चौथे साल के आखिर में ब्याज समेत कुल 11,71,000 रुपए होगी, जो सैनिक को दे दी जाएगी। इसके बाद हर साल अग्निवीर बैच के 25% तक की संख्या में नौजवानों को सेना में रेगुलर भर्ती का मौका भी मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से जितना भी फॉर्मलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। उस क्रेडिट पॉइंट्स को लेके 4 साल के बाद वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकता है।
तो कंकरेंटली एक्चुअली ही इज अचीविंग ऑल द 3 एम्स। और जो 4 साल के बाद जो ऑप्ट करके सिलेक्ट हो जाता है उसको तो पेंशनेबल जॉब है। जो बाहर जाता है ही इज मच मोर कॉन्फिडेंट। सरकार इस भर्ती योजना के तमाम फायदे गिना रही है, लेकिन विरोधियों का मानना है कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में सेना में भर्ती हो जाने वाले नौजवान 22-25 साल में फिर बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें ना तो पेंशन मिलेगी न ग्रेच्युटी। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। तो एक तरफ युवाओं के लिए, सेना के लिए ये बड़ा ऐलान अपने आप में क्रांतिकारी कदम, इसको बीजेपी सरकार बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियों का ऐलान और दिसंबर 2023 तक 11 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उसके अगले ही साल होंगे लोकसभा के चुनाव। तो क्या उस लिहाज से भी ये मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रागिनी नायक हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपको लाइव दिखाई दे रही हैं, आपका भी स्वागत है। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी भी इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा क्या सुधांशु त्रिवेदी जी? क्योंकि बेरोजगारी पर अग्निबाण चलाने की आपकी ये जो कोशिश है उसको सिर्फ लॉलीपॉप बताया जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से, क्या होगा इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, हमारी सरकार आने के बाद जिस क्षेत्र में सबसे आमूलचूल परिवर्तन हुआ है वो है डिफेंस का क्षेत्र। मोदी जी की सरकार आने के बाद याद करिए, सबसे पहले ओआरओपी का इशू सॉल्व हुआ था, उसके बाद डिफेंस प्रोडक्शन हमारी सरकार के समय में शुरू हुआ। अन्यथा हमारे वैज्ञानिक इंजीनियर इतने सक्षम थे कि कभी कभी अजीब भी लगता था कि हम इंटरमीडिएट रेंज बैलेंसिंग मिसाइल बना सकते थे, पर हमारे एसॉल्ट राइफल्स का प्रोडक्शन नहीं हो सकता था, वो हमने किया। अब मिसाइल्स भी बन रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कारपोरेटाइजेशन हुआ, वो एक व्यवस्थित संगठन के रूप में आए, यह एक बड़ा हुआ। अगर आपने देखा न्यूक्लियर सबमरीन का भी इशू आया, उसी प्रकार सीडीएस बना, यानी हमने एक कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बनाई, एक सेंट्रलाइज और थिएटर कमांड्स बनाए जा रहे हैं जो रक्षा विशेषज्ञ बैठे, उन्हें पता होगा। ये सारे परिवर्तन दुनिया में जो विकसित देश हैं और जो उनकी विकसित डिफेंस फोर्सेज हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ लड़ने के लिए आवश्यक थे। उसी प्रक्रिया में आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अब ये बताइए, 70% लोग 35% से कम आयु के हैं, पर भारतीय सेना की औसत आयु 32 वर्ष है। तो अब नए युवा को भी उसमें आने का मौका मिलना चाहिए, अपना कार्य करने का मौका मिलना चाहिए। और 17 से 21 का आयु वर्ग वो है जिसमें अगर आप देखें तो जो उनको सैलरी मिल रही है ना, उसमें 99% चांस है कि वो पूरी सैलरी बचेगी, क्योंकि उस समय ना उनका विवाह होगा, ना परिवार की जिम्मेदारियां होंगी। अनलेस अनटिल किसी के ऊपर फैमिली की बहुत जिम्मेदारी हो, तो वो जिस समय बाहर निकलेगा, जिसको ये कह रहे हैं बेरोजगार वाली बात नहीं, वो एक बहुत ही स्किल्ड भी होगा और उसके साथ कम से कम उसके पास 22-24 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी होगा। जो कि हम लोग बड़ी अच्छी हायर एजुकेशन करके आए थे तो हमारे पास 2 लाख रुपए का बैंक बैलेंस नहीं था जिस समय पास आउट होकर निकले। तो वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक यूथफुल एटीट्यूड होना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी के साथ एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। और युवावस्था में रिटायरमेंट का प्लान क्या रोजगार देने की स्थिति में नहीं है सरकार? इस वजह से ये फैसला लिया गया है जिसको आप लोग अपना बड़ा कदम, क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। देखिए, बड़ी मजेदार बात है, 10th पास है क्वालिफिकेशन आने की। इससे पहले भी अगर आप देखें तो 10th पास के बाद आने वाला कोई भी लड़का या लड़की 18, 19, 20 साल से ऊपर का नहीं होता था। अब अगर आप देखें तो यहां तो उनको अच्छा रोजगार मिल रहा है 17, 18 में, 21 से 22, 23 की उम्र के बीच में। अब अपने आप उसको बेरोजगार बना दिया। अरे भाई, अगर सरकारी सेवा भी करनी है तो 28 तक है, यानी उसके बाद भी उसके पास मैक्सिमम 7 या मिनिमम 4 वर्ष का समय है, वो जाके सरकारी नौकरी कर सकता है। प्राइवेट पे कुछ करना चाहे तो उसके पास तकरीबन 20 लाख रुपए की कैपिटल है। ठीक है। और अगर वो किसी प्राइवेट की दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहे तो उसके पास ऐसी स्किल है जिसमें उसको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। यदि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज या स्टेट की पुलिस में जाना चाहे, या आजकल जिस तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें सिक्योरिटी पर्सन की जरूरत होती है, उसमें उसको वेटेज मिलेगा। तो हर ढंग से उसके लिए एक बेहतर अवसर की उपलब्धता है। रागिनी नायक जी, सीधे आपसे सवाल करते हुए, चूंकि बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सवाल पूछा है, ये जो बड़ा ऐलान
10 लाख की नौकरियों का अगले 1.5 सालों के लिए और युवाओं के लिए सेना में भर्ती का ये जो क्रांतिकारी कदम है, उसको कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी? कदम तो है लेकिन क्रांतिकारी नहीं है चित्रा जी। अभी सुधांशु जी ने बहुत गाल बजाए रक्षा के क्षेत्र में कुछ अपनी तथाकथित उपलब्धियां गिनाते हुए, ये नहीं बताया कि रक्षा का बजट जो 17.5% होता था उसे कम करते 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 14% पर मोदी सरकार ले आई है। जरा ऐसे तथ्य भी बताया करिए सुधांशु जी, सिक्के के दोनों पहलू दिखाई देंगे। और अब मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जो भारत की जल सेना, वायु सेना, थल सेना में शामिल होकर उसका हिस्सा बनकर माँ भारती की सेवा करना चाहता है ना चित्रा जी, वो इस भाव के साथ आता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, सोचता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। ये भाव इस जनतंत्र की जनता को तो समझ आता है पर प्रधानमंत्री जी को नहीं आता। वो प्रधानमंत्री जी जो चीन की घुसपैठ के बाद अपने ही शहीद सैनिकों का मजाक उड़ाकर ये कह देते हैं कि ना कोई अंदर घुसा न देश में आया, उनको भाव समझ में नहीं आएगा। इसीलिए न सिर्फ हमारी सेना का बल्कि सेना की प्रशिक्षण शैली का भी सरलीकरण ये अग्निपथ स्कीम ने करके दिखाया। आपने अभी आप जो अपनी बाइट चैनल दिखा रही थी उनमें भी एक आर्मी के अफसर ये बात कह रहे थे कि 7-8 साल में तो बेसिक ट्रेनिंग होती है। आप कह रहे हैं कि आप हर तरीके की एक्सपर्टीज 4 साल में देते। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि 4 साल के बाद उन 46,000 नौजवानों में से 75-80% जिन्हें आप डंप करेंगे उनका क्या होगा? क्या वो वही मोदी जी ने जैसा कहा था कि नाली की गैस से पकौड़े तलेंगे, क्या ये करने के लिए आप छोड़ देंगे? या मुद्रा लोन देकर 25,000 रुपया थमा देंगे और कहेंगे और अपना जीवन पूरा कर लीजिए? हाँ। एक मिनट, इसका एक बात और मैं कहूँ, जो आप अभी पैकेज दिखा रही थी ना, सैलरी पैकेज चित्रा, उसकी भी जरा क्लैरिफिकेशन जरूरी है। एक कस्टमाइज पैकेज सैलरी का है जिसका 70% हाथ में मिलेगा, 30% उसी में से काट कर जमा किया जाएगा। जो ये 11 लाख और 11 लाख को डबल करके 20-22 लाख का बैंक अकाउंट बता रहे हैं ना कि अंत में इतना पैसा मिलेगा, वो कोई एहसान नहीं होगा सरकार का। जो सैलरी का पैकेज है उसी का 30% काट के सरकार जमा करेगी। जितना पैसा काटेगी उतना पैसा वो अपनी तरफ से देगी। बिल्कुल बिल्कुल, जितना पैसा वो काट रही है उतना ही पैसा अपनी ओर से जोड़ेगी और फिर रिटायरमेंट के वक्त उसको दे दिया जाएगा। 11 लाख रुपए के आसपास ये पैसा होगा। जी चित्रा जी 30% काट के देंगे। एक सवाल होगा कि रिटायर जब आप कर देंगे, जब आप डंप कर देंगे इतने नौजवानों को और शायद नवयुवतियां भी उसमें होंगी, उसके बाद उनका रिक्रूटमेंट प्लान है? ठीक है, इसका मैं जवाब ले लेती हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी। सबके मन में और जेहन में ये सवाल दरअसल है कि ये जो 75% युवा होंगे, ठीक है, इनका ये कहना है कि बेरोजगारी की दर को और बढ़ाने का काम करेगी ये योजना, और वो भी तब जब उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी, यानी कि एक वक्त के बाद वो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसको लेकर सरकार का क्या है प्लान, सुधांशु त्रिवेदी जी? देखिए, वैसे तो मैं इस विषय पे गंभीर बहस करना चाहता था, पर थोड़ा उपयुक्त नहीं लगा कि रागिनी जी ने गाल बजाने जैसे शब्द का प्रयोग किया। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, आपने जो कविता बोली, ध्यान रखिएगा रागिनी जी, ये संघ का गीत है। आगे की लाइन थी, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और दूसरा जो आपने जज्बे की बात कही, आर्म फोर्सेस के जज्बे की बात पे कांग्रेस बात करती है। 26/11 के हमले के बाद हमारी सेना तैयार थी, और तो और बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा है कि मनमोहन सिंह जी से टॉक के आधार पर 2010 में उन्होंने बोला कि उन्होंने इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की कि राजनीतिक दृष्टि से भाजपा को फायदा न मिल जाए। अगर कांग्रेस की हैसियत है तो बैरक ओबामा पे जाके मुकदमा दायर कर दे कि आपने हमारे प्रधानमंत्री को कोट करते हुए कैसे किया है। वैसे ध्यान रखना चाहिए, वो लोग टेप वेप करके भी रखते हैं। खैर, ये तो जज्बे की बात। अब मैं आता हूं फैक्ट के ऊपर बात करने के लिए। देखिए, यहां पर जो स्थिति है, जिस प्रकार से 4 साल की ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें ऐसा नहीं कि वो 4 साल के बाद यथावत रहेगा। 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। जब वो 4 साल के बाद पास आउट होकर निकलेगा तो उसको 12th पास का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और किसी भी सरकारी सेवा में जाने के लिए अदर देन जो क्लास 2 एंड अबव ऑफिसर्स होती है जिसमें ग्रेजुएशन की जरूरत है, बाकी सब में बेसिक क्वालिफिकेशन 12th है। तो उसके 4 साल बर्बाद नहीं गए। 4 साल में 2 साल तो वो वैसे 12th करता, तो उसको 12th पास का सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो आप सोचिए, इससे बेहतर क्या हो सकता है कि 10th क्लास में बच्चा गया और उसके बाद 12th का उसको सर्टिफिकेट भी मिल गया, पास आउट होके स्किल के साथ निकला, एक्सपर्टीज के साथ निकला, और तकरीबन
मिनिमम 11,70,000 और मैक्सिमम हो तो 20-22 लाख रुपए का बैंक बैलेंस अपने हाथ में लेके निकला। ठीक है। और फिर यही व्यवस्था अमेरिका की फौजों में भी, किसी में 8 साल का है, किसी में 4 साल का है। ठीक है। तो अब मैं एक और बात कहता जाऊं, ये ऐसा नहीं कि फुल्ली एक्सपर्ट होंगे। जो लोग फाइटिंग फोर्स में परमानेंट जाएंगे उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एक अलग कैटेगरी की होगी। ठीक है भाई, जब भी कोई फौज होती है, सारी फौज एक साथ लड़ने के लिए नहीं जाती है कि 100% लोग सीधे लड़ने के लिए जाते हैं। उसमें भी कैटेगराइजेशन होता है, कौन से लोग फ्रंट पे रहते हैं, कौन से लोग मिडिल पे रहते हैं, कौन से लोग बैक पे रहते हैं। तो ये, और उसका एक और लाभ जानते हैं क्या होगा एक पीढ़ी के बाद? एक लाइन और बोल दूं, अगर आर्मी से लोग निकल के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाएंगे तो उनके अंदर अनुशासन और देशभक्ति की जो भावना होगी वो देश में आने वाले समय में रोजगार के अवसर भी तो उस तरह से सकारात्मक उपलब्ध होने चाहिए ना। ये भी तो सवाल है सुधांशु त्रिवेदी जी, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्या रोजगार के उस तरह के अवसर होंगे? इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन रागिनी जी, ये तो वीर तुम बढ़े चलो, जो नए बच्चे होंगे उनको एक तरफ सरकार सिखाएगी भी, पैसे भी देगी, उनको सर्टिफिकेट भी देगी ताकि वो 12 भी पास करें और आगे उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी भी होगी। क्योंकि गांव के छोटे शहरों के जो युवा होते हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। तो कम से कम इसी बहाने एक अच्छी, और जब सेना के लोग उनको ट्रेनिंग देंगे तो जो बच्चे वहां से निकल कर आएंगे, कितना बड़ा परिवर्तन उनकी जिंदगी में आएगा, इस बात को समझा जा सकता है आसानी से। हाँ, अब आपका सवाल हो गया, अब मैं जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, मैं भी यही सोच रही थी कि सुधांशु जी अतीत के पन्ने पलटने के बजाय तत्कालीन सवालों पर जवाब देंगे और गंभीर बहस करेंगे, पर मुझे भी ऐसा कोई दृष्टांत नजर नहीं आ रहा है। 26/11 होने के बाद संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी खून के धब्बे वाले पोस्टर पूरे देश में लगाती हुई फिर रही थी और सेना के शौर्य को ढाल बनाकर आज भी इसी तरीके की संवेदनहीन बातें कर रही है। अब मैं 2-3 मुख्य बातें यहाँ पर रखना चाहती हूँ। एक तो ये खुद ISI को रेड कार्पेट वेलकम देकर हमारे देश में लेकर आए, कम से कम इनको तो डिफेंस के ऊपर ज्यादा ज्ञान या प्रवचन नहीं देना चाहिए। अब 2-3 बातें मुझे बताइए। अगर डिसिप्लिन और मोटिवेट करना ही आपका टारगेट था तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स या NCC को विलेज गांव के स्तर तक ले जाया जा सकता था, वो आपने नहीं किया। आप ये गाल बजाने का काम इसलिए मैं इसे कह रही हूँ क्योंकि आपका असली मकसद ये है कि जो पेंशन के ड्यू बढ़ते जा रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस के, जो आप पेंशन के बिल को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस पेंशन से डिप्राइव करते जाएं लोगों को, ये आपका मुख्य लक्ष्य है। इसीलिए आप ना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये लोग अग्निवीर हैं, एक लाइन बोलने दीजिए। आप कह रहे हैं कि अग्निवीर है और आग में झोंकने का काम आप जरूर कर रहे हैं, पर आप डिस्चार्ज पैकेज नहीं देंगे, आप उनको पेंशन नहीं देंगे, आप एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं देंगे। और तो और मुझे बताइए कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं उनको आपको फ्री कैंटीन और फ्री मेडिकल की सुविधा आजीवन देनी है, आप वो भी इनको अग्निवीर को नहीं देंगे। तो केवल नाम रख देने या नाम बदल देने से काम सार्थक नहीं होता है सुधांशु जी। आप काम तो करवा रहे हैं, लेकिन ना उन्हें सुविधा दे रहे हैं, ना उन्हें नौकरी का वादा दे रहे हैं, जब आप 75% लोगों को डंप करेंगे। ठीक है, अब सुधांशु जी इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद अश्विनी सिबाजी मैं फौरन आपके पास आ रहा हूं। हाँ, अरे भाई, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, 25% लोग उसमें से सेलेक्ट किए जा रहे हैं ना, 75% डंप नहीं हो रहे। वो घर में बैठ के 2 साल 12वीं करता कि नहीं करता? अब 2 साल एक्स्ट्रा में उसके पास सर्टिफिकेट भी है, पैसा भी है, स्किल भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। चलिए, उसके बाद अलग बात मैंने कहा, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात आप कहते थे, शॉर्ट, देखिए मैंने नहीं बोला था आपके बीच में, मैंने रागिनी जी आपके बीच में नहीं बोला था, और जो मैंने बोला, मैंने रागिनी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। तो हम तो सवाल पूछेंगे कि बेरोजगार, अरे रागिनी जी, अगर आप अतीत की बात करें, 26/11 पे मैंने बैरक ओबामा को कोट किया है, बैरक ओबामा को कोट किया। अगर हैसियत है तो कांग्रेस पार्टी बोले ना बैरक ओबामा पे, दाएं बाएं मत बोलिए इधर उधर की बात। अब अपने टाइम पे बोलिए। मैंने कोई हवा में बात नहीं बोली, भाजपा राजनीति की बात नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति को कोट किया है और कांग्रेस में ऑडेसिटी होनी चाहिए जाके चैलेंज करने की। छोड़िए वो विषय, अब आइए। अरे भाई, छोड़िए, टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं तो अपने प्रधानमंत्री की कोर्ट पर बात करूंगी ना। बराक ओबामा जज्बा की बात आप कह रहे हैं, चीन के साथ एग्रीमेंट है, ओपन कर दीजिए, छोड़िए उस टॉपिक पे। आ जाते हैं इस पर, इस वक्त क्या बेरोजगारी दूर होगी सरकार के इस फैसले पर, इस टॉपिक पर आ जाते हैं, एक एक करके रागिनी जी उनकी बात हो जाए। ठीक है, ओके। कहाँ से देंगे 10 लाख नौकरियां? आप 2 करोड़ मैं पूछ लेती हूँ, कहाँ से देंगे सुधांशु त्रिवेदी जी 10 लाख नौकरी? फोटो बना दिया आपने, जो आपने वादे किए वो कोई पूरा नहीं हुआ, आप एक के बाद एक जुमला छोड़ते जा रहे हैं। वो कह रही है जुमलेबाजी है ये। आपसे अगर ये पूछूं तो आपको पता है कि 2004 से 2010 के बीच में कितने रोजगार सृजित हुए थे भारत में? केवल 27 लाख।
और जबकि इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी थी। इसलिए वो टॉपिक छोड़िए, मैं आज इस पे स्पेसिफिक बात कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था, उसमें जानते क्या होता, 2 साल की ट्रेनिंग होती थी और 7 साल वो सर्विस करता था। अब जब वो बाहर निकलता था तो उसकी नॉर्मल जॉब पाने की एज लगभग निकल चुकी होती थी, वो 28 साल की उम्र के आसपास हो जाता था। इसलिए अब उसको तो एक सर्विसमैन के रूप में ही कहीं रिक्रूटमेंट होना है। तो उसका दावा ये सही है कि मुझे बाद में और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जो कोर्ट ने कहा। क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा अरे भाई रागनी जी, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, जो आप ऐसा कर रही है भाई। ठीक है रागनी जी, मैं लौटूंगी, जो आप बार-बार डिस्टर्ब कर रही है, मैंने तो आपकी बात का शांति से इंतजार किया। ठीक है सुधांशु, आपने कुछ भी शब्द बोला मुझे उचित लगा, अनुचित लगा, मैंने अपने टर्न का इंतजार किया। ठीक है, ठीक है। कहां से सृजित करेंगे इतनी नौकरियां, वो सवाल पूछ रही हैं। भाई मैं तो कह रहा हूं पहले 25% तो सीधे मिल रही हैं, और जो व्यक्ति बाहर निकल रहा है, मैं यह बात चित्रा जी कह रहा हूं, उसके पास सर्टिफिकेट भी है और 20 लाख का बैंक बैलेंस है। कितने लोगों के पास 20 लाख का बैंक बैलेंस होता है 21-22 साल की उम्र में? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। वो जो चाहे नया रोजगार सृजित कर सकता है, और अगर नौकरी करना चाहे तो उसके पास प्रिपरेशन करके कंपटीशन में आने के लिए 7 वर्ष का समय है, क्योंकि 28 साल तक का समय होता है। अगर वो रिजर्व कैटेगरी का होगा तो उसके बाद 10 या 12-13 वर्ष का समय होगा। और इस ढंग से एक और बात होती है कि आप देखें, लगातार हमारी जो आर्मी की जो एज है वो भी कम रहेगी। आजकल के जो युवा हैं वो नई टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की जितनी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, तो उन युवाओं के द्वारा उन चीजों का उपयोग भी ज्यादा बेहतर तरीके से होगा, आर्मी भी वेल इक्विप्ड होगी, ज्यादा युवा होगी, और जो बाहर निकलेगा उसके पास कोई बात हो जाए। सरकार से ही सारे सवाल है, मेरे भी सवाल सुधांशु जी से ही होंगे, रागनी जी आपके भी सवाल होंगे। मेजर जनरल शिवाज, मैं सीधे आपके पास आते हुए सेनाओं को, मैं आ रही हूँ रागनी जी, मैं आ रही हूँ, पॉलिटिकल गेस्ट आपके 2 ही हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हमारे साथ रिटायर्ड ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, जल्दी से लोगों की भी टिप्पणी हो जाए। शुरू भी सुधांशु जी से करेंगी, खत्म भी उन्हीं पे कर देंगे। अभी खत्म नहीं हुआ है रागनी जी, आप पहले ही बेचैन मत हो, ये भी खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है, डिबेट में लौट। चलिए आप अपनी बात बोल लीजिए, वरना आप फिर आरोप लगाने लगेंगे। बोलिए बोलिए, आप अपनी बात बोल लीजिए, उसके बाद मैं जनरल से बात फौरन आपके पास। थैंक यू सो मच, जल्दी से बोल देती हूँ। देखिए, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, इन्होंने खुद कह दिया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन 2 साल की ट्रेनिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बेनिफिट 2 साल के ट्रेनीज को देने की बात कही कि आप CHGS की फ्री मेडिकल सुविधा दीजिए और कैंटीन दीजिए, वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे बता दीजिए। तो 4 साल की ट्रेनिंग है, और ये बार बार 11 लाख की बात हो रही है। 11 लाख, वो 4 साल काम भी तो करेंगे। 20,000 से 40-45 हजार ही वेतन है उनका, और उस वेतन में से ही काट कर आप पैसा देने, क्या 11 लाख में सारी उम्र कट जाती है? मुझे बताइए। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, खुद कह दिया पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेन किया जाएगा, फिर उनसे फील्ड का काम दिया जाएगा। उन्हें नौकरी मिले चाहे ना मिले, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, लेकिन ये 10 लाख जो नौकरी है, इस पर भी मैं आऊंगी। उसके पहले मेजर जनरल शिवाज सीधे आपके पास आते हुए, सेनाओं को इस अग्निपथ की जरूरत आखिर क्यों है, इसके बारे में कैसे जानकारी देंगे आप? देखो चित्रा, इसमें 2 बातें हैं। ये जो आई है अग्निपथ और जिसमें अग्निवीर होंगे, ये एक मिक्स फीलिंग आई है। देखो, मैं ये कहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में जो डिफेंस बजट है, उसके अंदर रेवेन्यू बजट बढ़ता जा रहा था, पे एंड पेंशन। तो गवर्नमेंट के अंदर प्रेशर था कि किसी तरीके से पेंशन को कम किया जाए, और दूसरा प्रेशर था कि जो एवरेज एज थी वो 26 साल थी, उसको घटा के कोई 20-21 साल किया जाए। तो ये जो स्कीम है वो दोनों चीजें कर रही है, मगर इसके अंदर काफी खामियां हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप समझो कि जब वो 4 साल के लिए आता है, 6 महीने ट्रेनिंग कोई नहीं होती, ट्रेनिंग होती है 2-2.5 साल। एक जवान की ट्रेनिंग आज टेक्निकल आर्म है, आज कॉम्बैट आर्म, जो मैं काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी, 4 सालों के लिए रखा जा रहा है। वही मैं कह रहा हूं। मगर वो जो आप बात कर रहे हो कि वो इतनी जल्दी 6 महीने में ट्रेन नहीं होता, जब तक वो ट्रेन होगा वो 4 साल में निकल जाएगा। उसके बाद उसका है नाम, नमक, निशान। फौज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो जवान जिसको पता मुझे 4 साल ही नौकरी मिलेगी और मेरा फ्यूचर अनसर्टन है, तो वो जो है उसके अंदर इतनी मोटिवेशन नहीं होगी जो एक नॉर्मल जवान में होते हैं। दूसरी बात, अगर मैं चाहता हूं उनमें से 25% को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, देखो 75% जो बाहर जा रहे हैं वो एक प्रकार से वल्नरेबल हैं, उनको ये नहीं पता कल हमारा क्या होगा, क्योंकि वो एक ऐसा है, अगर उनको जॉब नहीं मिलती। रक्षा मंत्री का ये कहना है कि दरअसल कोशिश ये की जाएगी कि अलग अलग जितने भी सेक्टर्स हैं वहां से वो ट्रेनिंग लेकर निकलेंगे, इस वजह से उनको नहीं मिलेगी। ये तो मैं बताने की कोशिश, देखो मैं ये बताऊं, मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड रह चुका, जो 2 महीने के लिए ही आते हैं, 10 महीने वो ही करते हैं जो करते हैं, तो वो भी बहुत वल्नरेबल। मेरा मतलब 2-3 मैं सुझाव दे रहा हूं, जो कि सुधांशु
त्रिवेदी भी सुनेंगे हाँ। कि एक तो इनको जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है, क्यों नहीं आप उनको लेटर इंडक्शन करें सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में, वो जो है सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ। अगर ये चार तो 10वीं से ही बच्चों को ले लिया जा तो रहा है, 10वीं से ही है, 17 साल 6 महीने की तो कम उम्र से ही उनको तुरंत वहां पर तो ले लिया जा रहा है। अभी भी तो भर्ती उतनी ही है, 10वीं के बाद ही तो आता है एक जवान। हाँ। मैं कहता हूं 4 साल ट्रेन किया आपने, बैटल हार्डन है, उसको आप सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी मिले, आप उसको बाहर भेज रहे हैं, उसको जॉब नहीं मिलेगी। और या अगर आप सोचते हैं बाहर जाना है तो आप गवर्नमेंट ऑर्गन्स में उनकी जॉब मुकर्रर करें या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यकीन करें, क्योंकि क्या होगा चित्रा, इसका जिक्र किया है नहीं देखो चित्रा होगा क्या, ये मुझे डर ये है कि वो कहीं मिनियल जॉब करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे और एंटल सोशल एक्टिविटी में भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन है, उनके जॉबलेस है। ये आप समझने की कोशिश करो। अगर मैं आज नहीं बोलूंगा तो आई विल बी डूइंग इनजस्टिस टू माई सर्विस। माई पॉइंट इज गवर्नमेंट ने जो किया है वो ठीक है, मगर आगे बढ़ने के लिए 2 बातें करें। एक तो कहीं ना कहीं इस पर कदम बढ़ाने कराएं कि उनको जॉब, दूसरी बात मेरा एक ये भी समझ, आपको ये लग रहा है कि वहां से ट्रेनिंग के बाद निकलने के बाद कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जो समाज में माहौल खराब करते हैं उनके साथ मिलकर हो सकता है, आप ये इसकी ओर इशारा कर रहे हैं? एक और इशारा है, पैसे मिलने में या चित्र एक और इशारा वहां पर जाते हैं, बिल्कुल एक और इशारा है। आप देखो रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई, तो आपने सोचा था कि रूस जो है कुछ एक चंद एक समय में यूक्रेन को जीत लेगा, मगर नहीं जीता। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्स्पिरेशन आर्मी थी जो 3 से 4 साल आती है। वही आर्मी आप खड़ी करने की कोशिश करो। आपके सामने दुश्मन कौन है? चीन और पाकिस्तान, जिसकी जीडीपी कितनी, डिफेंस बजट एक की 11%, एक की 5। तो ये मैं समझने की कोशिश है। अगर हम ये पॉइंट नहीं कराएंगे तो कौन एक्सपेरिमेंट करना था, पायलट प्रोजेक्ट बनाते, एक छोटा प्रोजेक्ट बनाते, उसको देखते सक्सेसफुल कितना है। दूसरी बात, पायलट प्रोजेक्ट करो। आप क्यों नहीं पैरामिलिट्री में किया, क्यों आर्मी पे ये कर रहे हो? 4 साल के अंदर जो जवान है, क्या वो उतना ही एक प्रकार से लॉयलिस्ट और जान देने को तैयार होगा जितना एक नॉर्मल जवान है? क्योंकि लेकिन 4 सालों के बाद उनमें से जो 25% आएंगे आगे की सेना के लिए, ऊंचे दर्जे के लिए, उनको फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो और बड़े पोस्ट पर पहुंच पाएं। रिक्रूटमेंट तो है ही नहीं, अब यही रिक्रूटमेंट होगी। आप समझने की कोशिश को 25% लोगों को आगे मतलब ये है जो 100 बंदे भर्ती हुए तो 25 ले लिए जाएंगे रेगुलर, 75 को निकाल दिया जाएगा। मेरा मतलब ये है कि जब ये 4 साल में जो कटिंग एज हैं, ये जो 6 महीने के लिए ट्रेंड हैं, क्या अंदर उनके अंदर उतनी मोटिवेशन होगी जितनी हमें आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं दिनेश जी। देखिए, मैं एक बात गंभीरता से कहना चाह रहा हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सम्मानित लोग पैनल पे, मैं पूछना चाहता हूं कि केवल आप जो सिपाही के लेवल में रिक्रूटमेंट होता है उसकी एज 18 है, अन्यथा सरकारी नौकरी की एज क्या है? मिनिमम एज कितनी है? 21। तो आप ये सोचिए कि मिनिमम एज के एंट्री पॉइंट पर कोई भी लड़का या लड़की, उसके पास एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट भी है, एक स्किल भी है और एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है। वो तो शुरुआत है 21 पे। हम जब 21 पे निकाल के उसको बेरोजगार नहीं कर रहे हैं, वो तो तब होता था जब शॉर्ट सर्विस कमीशन में 2 साल की ट्रेनिंग और 7 साल की नौकरी के बाद, यानी 9 साल के बाद। अब अगर वो 19-20 साल के आसपास आया, वो 28-29 में निकला, तो अब वो रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस या रेगुलर सर्विस की रेंज से बाहर हो गया। डेफिनेटली इसलिए उसको फिर वो सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो दूसरों को मिली। पर यहां तो वो जब रेगुलर जॉब की शुरुआत के समय ही उसके पास ये सारी चीजें आ गई, इसलिए ये एक प्रकार का उचित प्रयोग है जो कि उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज देगा। शिवाज साहब ने बहुत अच्छी बात की, मेजर जनरल शिवाज जी ने, कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में मेरा यह विचार है, जहां तक जानकारी है, डेफिनेटली पैरामिलिट्री फोर्सेज में जब ये लोग अप्लाई करेंगे रेगुलर रिक्रूटमेंट के लिए, तो इनको उसमें वेटेज मिलेगा और वैसे भी ये ट्रेंड होंगे, तो ये हर मामले में कहीं बेहतर कंपीट करने की स्थिति में होंगे। अगर ये किसी स्टेट पुलिस में अप्लाई करेंगे, वो सब 28 तक है, 21 से 28, वहां भी ये बेटर इक्विप्ड होंगे या ऑटोमेटिकली बेटर कंपीट करने की स्थिति में होंगे। ये बात तो सच है ना कि अगर वहां से ट्रेनिंग लेकर आएंगे तो इनके लिए आगे की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी, जो खासतौर से छोटे शहरों और गांव के लोगों में नहीं होती। मैं आऊंगी आपके पास कर्नल दिनेश, मैं सीधे आपके पास आते हुए टू द पॉइंट, सरकार की ओर से ये जो कदम उठाया गया है, क्या आपको क्रांतिकारी फैसला लगता है या आपको लग रहा है कि कहीं चूक रह गई है जिसको आगे आने वाले वक्त में दुरुस्त किए जाने की जरूरत है? देखिए चित्रा जी, हमारे देश की तरफ 2 बॉर्डर पड़ते हैं, चाइना का और पाकिस्तान का, बहुत बड़ा बॉर्डर है। इसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनों से कवर नहीं कर पाएंगे, इसको कवर करना पड़ेगा ट्रेन सोल्जर्स से।
और ट्रेन सोल्जर सिर्फ आप 25% करने जा रहे हो, 40-75% बाहर आएंगे। 2 साल से जब से कोरोना हुआ है 60 हजार की जो इनटेक होती है, 60 हजार के करीब रिटायरमेंट होते हैं हर साल, वो नहीं हुई, तो अभी थोड़ी शॉर्टेज है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आज क्या ये दशा आ गई है कि सेना का राजनीतिक तरीके से जो आपस में बहसबाजी शुरू हो गई? मैं पूछना चाहूंगा इस चीज को, 1973 के बाद जब डिफेंस पे कमीशन को हटा करके सिविल पे कमीशन के अंडर लाया गया, कौन जिम्मेदार थे? क्या कारण है कि 1973 से लेके अब तक सेना की जो गरिमा है, सेना की जो स्टेटस है, ऑफिसर्स का, जेसीओस का, ओआरएस का दिन प्रतिदिन गिराया जा रहा है? ये कौन सी देशभक्ति है? मैं पूछना चाहूंगा कि 60 हजार लोग जो आज की तारीख में बाहर आ रहे हैं, उनको कौन सी सरकारों ने और कौन से लोगों ने नौकरियां दी? मैं पूछना चाहूंगा कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स थे या जो लोग पहले प्री मैच्योर होके आए, उनको प्राइवेट कंपनियों ने जो पहले वादे किए थे कि उनको लेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे, बहुत बड़ा उनके पास में जो है एक खजाना है एक्सपीरियंस का, कितने लोगों को लिया गया? मैं पूछना चाहूंगा कि जब ये लोग जब 60-70 हजार लोग हर साल नए रिक्रूट 4 साल के लिए वहां जाएंगे, इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, इनकी छुट्टियां भी होंगी, 2 साल मुश्किल से नौकरी करेंगे सेना के अंदर, तो क्या हम सेना का मोनोपोल इस तरीके से गिरा देंगे? आप 71 में, आपको 65 में, आपको 62 में, 47 में, कारगिल में, हर जगह पे आपको युद्ध जीत के दिया है सेना के स्ट्रक्चर में। क्या कौन लोग हैं जो इसके कैंटीन बंद करना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो कैंटोनमेंट के रास्ते खुलवाना चाहते हैं, सिक्योरिटी खत्म करना चाहते हैं? मैं एक ही बात कहूंगा खुल के, चित्रा जी, आईएएस लॉबी है, सेना का स्तर गिराना चाहती है, और ये बात हमारे राजनीतिक लोग नहीं समझ रहे हैं। क्या आईएएस लॉबी काम कर रही है इसके पीछे? सुधांशु त्रिवेदी जी, ये तो बहुत बड़ा आरोप है, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। क्या आईएएस लॉबी काम कर रही है इस सोच के पीछे? सुधांशु जी, देखिए, मैं कर्नल दिनेश जी की भावना का पूरा सम्मान करते हुए मैं पूछना चाहता हूं, जब हमने सीडीएस क्रिएट किया है तो सीडीएस क्या आईएएस लॉबी के ऊपर नहीं हो गया? तो आईएएस लॉबी को प्रॉब्लम है सीडीएस क्रिएट होने से। अभी तक यह था कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ कोऑर्डिनेशन सिर्फ रक्षा मंत्रालय करता था, और सेना अध्यक्षों का रैंक सेक्रेटरी से ऊपर है। रक्षा मंत्रालय एकमात्र मंत्रालय है जहां सेना अध्यक्षों का रैंक सेक्रेटरी से ऊपर है, बाकी सारे मंत्रालयों में सेक्रेटरी का रैंक सबसे ऊपर होता है। तो सीडीएस क्रिएट होने के बाद तो इसका उल्टा है मान्यवर, आईएएस लॉबी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मेरा मानना है कि इस विषय को आईएएस लॉबी और उससे अलग हटकर अगर हम ईमानदारी से देखने का प्रयास करें, जो आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात की, तो मैंने उत्तर दिया, क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन का व्यक्ति 7 साल सर्विस करके निकलता है, 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उसकी रेगुलर सर्विस की उम्र निकल चुकी होती है, तब उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रह गई होती हैं। यहां तो रेगुलर सर्विस की उम्र शुरू होगी और उसी समय पे वो बाहर आ जाएगा, इसलिए उसके पास मैक्सिमम 7 और मिनिमम 4 वर्ष का समय होगा किसी भी रेगुलर सर्विस में जाने का। मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं। आप सोचिए, उसने कुछ भी ना किया होता तो 21 साल की उम्र में बेरोजगार घर पे बैठा होता तो अप्लाई करना शुरू करता ना। उसकी जगह उसके पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट प्लस उसके पास स्किल, ऐसी स्किल जिसमें उसको कई नौकरियों में अपने आप हम करें, उसको आप मान लीजिए किसी ने कोई प्रायोरिटी नहीं दी, पर आप सोचिए पैरामिलिट्री फोर्स का जब टेस्टिंग होगी तो वो लड़का हमेशा उससे बेहतर निकलेगा कि नहीं? जब पुलिस की ग्राउंड पे टेस्टिंग होगी किसी स्टेट पुलिस में, अपने आप वो बेहतर क्वालिफाई करेगा, इस पे कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। प्लस उसके पास बैंक बैलेंस भी होगा और वो उस समय नौकरी की उम्र में भी होगा। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से यह करने का, और यह दुनिया की सभी बड़ी देशों में हो रहा है इस समय। मैं एकदम ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी सारी फोर्स वो रहेगी, हमारी मेजॉरिटी फोर्स तो रेगुलर ही रहेगी। यह केवल वो है जिससे कि एक यूथफुल फोर्स आती रहेगी, जाती रहेगी, मौका भी मिलता रहेगा उनको जॉब का, और उसके साथ साथ सेना में एक यूथफुल कंटिन्यूअम भी बना रहेगा। इस पर जवाब आपका दिनेश नैन जी, और इसी के साथ कर्नल दिनेश, मेरा आपसे सवाल भी है। देखिए, एनसीसी एक अलग विंग है, हालांकि 1965 के जब युद्ध में एनसीसी के कैडेट्स की भी अलग अलग छोटी छोटी भूमिका ही सही लेकिन देखी गई थी। यहां पर जब जवानों को ट्रेन कर दिया जाएगा, जो बिल्कुल यंग ब्लड होगा, उसको जब भी देश की जरूरत पड़ेगी उसकी सारी ट्रेनिंग होगी, तो क्या इस लिहाज से भी इसको देखे जाने की जरूरत नहीं है? साथ ही सुधांशु जी बार बार इस बात पर बल दे रहे हैं कि जब वो निकलेगा उस नौकरी थे, उसके पास एक मुश्त अच्छी रकम होगी, वह स्वरोजगार कर सकता है, आगे के लिए खुद के लिए पढ़ाई कर सकता है, उसके पास एक लंबा वक्त भी होगा खुद के बारे में सोचने के लिए, और कम से कम पैसे की कमी उसके आड़े नहीं आएगी। क्या इस नजरिए से देखे जाने की जरूरत नहीं है इसको? चित्रा जी, सेना रोजगार नहीं है, सेना रोजगार नहीं है। मेरे पिताजी शहीद थे 65 की लड़ाई में, और मेरा बच्चा आज एयरफोर्स में पायलट है। हम लोग इस देश के लिए सदियों से
से रोजगार के लिए नहीं आ रहे हैं। देखिए 1973 के अंदर फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने, चित्रा जी मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा अगर मुझे एक सैनिक के नाते आप बोलने देंगी, मुझे कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। 73 के अंदर मानेकशॉ जी ने, भीलर मानेकशॉ ने लुंगी पहना के सेना को ढाका तक पहुंचा दिया था और इस बात पे नाराज होकर के इंदिरा गांधी जी ने कुछ कहा था और उसके बाद में आईएएस लॉबी ने हमारा डिफेंस पे कमीशन खत्म करके हमें सिविल पे कमीशन में मारा। और चेक कर ले आप, तब से लेके अब तक एक ऑफिसर का, जेसीओ जवान का स्टेटस गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। मन जाइए फिजिकल चेक कीजिए, मैं सुधांशु से रिक्वेस्ट करूंगा आप बुलाइए, हमें बुलाइए, हम आपको दिखाएंगे गिरता है कि नहीं गिरता है। और रही बात इनकी, आप रोजगार दें, लेकिन सेना के स्ट्रक्चर में जो 60,000 लोग हर साल जाने हैं उन्हें ना डिस्टर्ब करें। हम भी यंग लोग ले रहे हैं, आप इनको एक्स्ट्रा दें हमारे को, हम ट्रेन करेंगे देशवासियों को, जवानों को, इनको युवाओं को ट्रेन करेंगे। हम अपना एनसीसी की तरह से हम और भूमिका निभाएंगे, परंतु प्लीज डोंट प्ले विद योर डिफेंस फोर्सेस बिकॉज यू विल हैव टू पे वेरी हैवीली फॉर इट। बॉर्डर के ऊपर आपके पास एक फेथफुल, एक ट्रेन सोल्जर होना चाहिए। कल को पाकिस्तान हो चाहे चीन, उसको ल्योर करेगा, आपको बहुत भारी कीमतें देनी पड़ेंगी इसकी। ठीक है, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। जनसेवा आप कुछ बोल लीजिए, उसके बाद देखो मैं यही कहूंगा चित्रा, देखो सच्चाई ये है कि ये अभी जो भी स्कीम आ गई है अग्निपथ, अब ये देखो कि इसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है। मैंने 2-3 सजेशन दिए हैं। एक तो ये जो 4 साल के बाद ये वल्नरेबल होंगे, इनको 75% जो लोग जाएंगे वो जिस दिन फौज ज्वाइन करेंगे वो आगे की सोच रहे, वो अच्छा जवान नहीं बन पाएंगे। 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत कम ट्रेनिंग है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम इनको लेटरल इंडक्शन कर दें सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में तो सारा मन ही बदल जाएगा, इनकी मोटिवेशन लेवल और लंबा हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि हमें यकीन करना चाहिए, अगर ये सीएपीएफ नहीं, कि क्या हम ऑर्गन जो गवर्नमेंट के हैं उनमें इनकी जॉब मुकर्रर करें, कुछ ईयर मार्क करें, कुछ कॉर्पोरेट में इनको कोई जॉब नहीं देगा। सच्चाई ये है, मैं ये कहता हूं, मैं तो टीए का हेड रहा, कोई जॉब नहीं मिलेगा, ये जॉबलेस हो जाएंगे, ये एंटी सोशल एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं। आम व्यक्ति की तुलना में, एक आम युवा की तुलना में ये जो ट्रेनिंग पाए हुए युवा होंगे वो क्या बेहतर नहीं होंगे, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या बड़ी नहीं होंगी, उनके दरवाजे पर क्या दस्तक नहीं देंगी? अगर उनके अभी भी बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर उस तरह की युवाओं की कमी है जो इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखते हों, तो अगर ट्रेन युवा निकलेंगे तो उनके लिए अलग अलग दरवाजे भी खोलेंगे। ये बात भी सच है। देखो चित्रा, समझने की कोशिश करो, वो वर्क रिक्वायरमेंट अलग है उनकी। देखो आप 4 साल की नौकरी करके आए हो, ना कॉर्पोरेट लेता है ना उसको गवर्नमेंट का कोई लेगा। आप यकीन करें वो चाहे, आप ये सोचते हो कि उनको जॉब मिल जाएगी, ये मुझे लगता है ये हाई थिंकिंग है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल आपके लिए आए हैं, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले रागिनी नायक जी, ये 10 लाख नौकरियों का भी वादा किया गया है, वो भी 1.5 साल के भीतर। चित्रा, मैंने देखिए केवल आर्मी में ही 1.25 लाख पोस्ट वेकेंट हैं, आर्मी, नेवी और अगर हम वायुसेना तीनों की बात करें। देश को तो वादा किया गया था कि 2 साल में 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। यहाँ कोरोना काल में 12 करोड़ नौकरियां चली गई पूरे देश में से। तो ये वादे तो करते हैं, दावे बहुत करते हैं, पर वो सच नहीं हो पाते, यथार्थ के मापदंड में पूरी तरह फेल हो जाते हैं। 2 बातें जल्दी कहूंगी। कर्नल नैन ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी भावनाओं की कदर करती हूँ। उन्होंने याद दिलाया कि 2-2.5 साल से सेना की रिक्रूटमेंट स्टॉल्ड है, किसी की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। क्या कारण है नहीं बताया गया। जंतर मंतर पर हजारों नौजवानों ने प्रदर्शन किया था और आज उस रिक्रूटमेंट को शुरू किया है, तो आप इस सुहाने सपने के साथ शुरू कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी देंगे। अरे 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा 4 साल बाद, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है सुधांशु जी। तो आप आयु का चाहे कितना कहें कि 21 से 18 कर दिया। ठीक है सुधांशु जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। एक लाइन जल्दी से 2013 में ए.के. एंटनी जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक प्रावधान लेकर आए थे कि 10% जो सेना के रिटायरीज होंगे उनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में लिया जाएगा। 2014 में हमारी सरकार चली गई, उसके बाद से 7-8 साल हो गए, मोदी जी ने वो 10% भी लागू नहीं किया। ठीक है, और आज तो कह रहे हैं कि 1% की भी गारंटी नहीं देते हैं। की इजाजत देता है क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। 75% लोगों की इतनी हाई लेवल ट्रेनिंग जो ये खुद कह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उनका जीवन स्तर क्या होगा, इसको लेकर संवेदनहीनता है पूरी तरीके से। सुधांशु जी अच्छा, इन्होंने ए.के. एंटनी साहब का याद दिला दिया। उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में फ्लोर ऑफ द हाउस से बोला था कि चाइनीज बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाना हमारी स्टैब्लिश पॉलिसी थी।
तो आपका कितना कमिटमेंट था वह दिखाई पड़ता। और 2 वर्ष से रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हुआ, ये रागिनी जी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई कोविड काल में सारे के सारे रुके हुए थे रिक्रूटमेंट, इस कारण से नहीं हुआ। आप कह रही है मुझे कारण नहीं समझ में आ रहा है, कारण इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि, और जहां तक जो कर्नल दिनेश जी ने बात बोली थी कि जहां तक आर्मी के लोगों की बात बोली, अरे भाई जो लोग ये कहते हैं, गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा था क्या, बोलिए सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जिनके नेताओं ने यह कहा कि आर्मी ज्यादा मरवाती है, जिन्होंने कहा अफसा हटा देना चाहिए, जिन्होंने कहा यूएपीए नहीं होना चाहिए, आर्मी के पास स्पेशल पावर्स नहीं होनी चाहिए, यानी उन्हें सिर्फ आतंकवादियों को कार्रवाई हो जाए तो आर्मी पर मुकदमे चलने चाहिए, वो लोग आकर जब ये कहने का प्रयास करते हैं कि वो आर्मी के लिए ईमानदारी से साथ में है, तो चित्रा जी हम नहीं कह रहे हैं, पूरे देश का जनमानस जो इस कार्यक्रम को देख रहा है वो अब इतना नासमझ नहीं है कि वो आपकी पृष्ठभूमि आर्मी चीफ को सड़क छाप गुंडा कहने वाले लोग और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गले लगाने वाले लोग आकर जब यह कहते हैं तो समझ में आता हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और है, और राजनीति कौन कर रहा है। ठीक है सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार जिसको क्रांतिकारी कदम बता रही है उसको लेकर बहुत सारे सवाल भी हैं। आगे आने वाले वक्त में क्या इन तमाम सवालों का जवाब सरकार की ओर से दिया जाएगा? हालांकि रक्षा मंत्री की ओर से भरोसा जताया गया है कि जो 75% युवा 4 साल के बाद खाली हो जाएंगे उनके लिए आगे का प्लान भी सरकार तैयार कर रही है कि कहीं ना कहीं उनको ट्रेनिंग के बाद शिफ्ट कर दी जाए। इसको लेकर सरकार आगे कैसे बढ़ेगी इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही।